संजय मौर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते अंजलि जी, आपका धन्यवाद मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। सर, हमने जैसे कि आपकी शो रील में देखा कि आपने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की है। इवन आपका जो एक आर्ट वर्क है, समथिंग डिफरेंट। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके हिसाब से पैशन क्या है, जुनून क्या है? देखिए, पैशन जुनून जो कहते हैं ये एक गॉड गिफ्ट है, हम कह सकते हैं। या हम ये कहते हैं कि यदि ये पूछा जाता है कि भाई आप आर्टिस्ट क्यों बने या कैसे बने, तो जैसे कि हम किस घर में जन्म ले ये चॉइस हमें नहीं रहती है। हम किस रिलीजन में पैदा हो या किस फैमिली में पैदा हो ये हमें चॉइस नहीं रहती है। तो उसी ढंग से जिस ये जो हमारी जो पैदाइश है ये जैसे गॉड डिसाइड करते हैं, तो गॉड ही डिसाइड करते हैं कि आपको आर्टिस्ट बनना है, यू नो। सो द आर्टिस्ट दे कैन नॉट बी मेड, दे आर बॉर्न, यू कैन से। और मेरे हिसाब से आर्टिस्ट बनने के लिए कोई गर्भ संस्कार भी नहीं लगता है। वो है, कभी हमें कोई पूछते है अरे यार आप पेंट कैसे कर लेते हो, तो ये तो वैसे ही हुआ कि आप बर्ड को, चिड़िया पंछी को पूछो भाई आप उड़ते कैसे हो, तो a bird is meant to fly, so that way an artist is meant to paint, you know, so he can paint, simple as that. So ये है, हमेशा से रहता है, शुरू से रहता है। अब ये है कि लाइफ की एक्टिविटीज में कहीं राहें भटक जाती हैं, कहीं मंजिल नहीं मिलती, ये काफी लोगों के साथ में होता है। या जो हमारी सोशल थिंकिंग है या हमारे जो इन्फ्लुएंसेस हैं, हम दूसरों की देखा देखी या हमारे पेरेंट्स या जो भी हमें गाइड करते हैं कि भाई आपको अब फ्यूचर में ये बनना है या ये करना है, तो उसमें कहीं रह जाता है। तो भी आप देखेंगे कि यदि किसी में कुछ भी क्रिएटिविटी है तो सूनर और लेटर वो सरफेस पे आनी ही आनी है। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे कि बहुत से इंजीनियर, डॉक्टर्स, एडवोकेट, सीए वगैरह आगे की लाइफ में जाकर के सब कुछ त्याग करके वो अपना स्पिरिचुअलिटी को ये कर देते हैं। तो ना कि वो आपके मन का रुझान एक समय के साथ में वो उमड़ता है और आप वो ना करने के लिए बाध्य हो जाते हो। वैसे ही कला के साथ में भी होता है कि आप भले ही आप शुरुआती दौर में किसी भी या पैसा कमाने के लिए किसी भी कारण से आप और किसी प्रोफेशन चले गए, तो आपके मन में एक अनइजीनेस वो रहेगी रहेगी ना, तो कभी ना कभी वो सरफेस होनी ही है। और एक वक्त आता है जब आपको ऐसा लगने लगता है कि नथिंग डूइंग, बहुत हो गया, बहुत कुछ हमने कर लिया, अभी नाउ इट्स हाई टाइम एंड वी मस्ट गिव टाइम टू आवर पैशन। So you know this is where it all starts and like if you are serious about it, आप डेडिकेट होते हो, डिवोट होते हो अपने पैशन को और आपकी जर्नी शुरू हो जाती है। अब मेरी जर्नी के बाद, हाँ बोलिए। मैं वही आपसे पूछना चाहूंगी कि ये आपको कब पता चला कि आपका पैशन आर्ट है? लाइक ये को ना आपने कहा कि हर बॉर्न आर्टिस्ट होते हैं, मगर फिर भी एक लम्हा वो होता है जब हमें लगता है कि हाँ यार मुझे इसमें बहुत मजा आ रहा है। वो आपकी लाइफ में कब था? देखिए, मेरा बचपन से पेंटिंग में इंटरेस्ट था। मैं शुरू से ही जब से समझिए कि एक इंसान, एक बच्चा जब से समझ को प्राप्त होता है, तब से मुझे मालूम कि मैं पेंट करते आ रहा हूँ। और मैं आपको अपनी जर्नी की स्टार्ट बताऊं, मैं 8, 9, 10th स्टैंडर्ड में जब था, तो जैसे कि होता है ना कि भाई 7th एक होता है प्राइमरी का क्रूशियल ईयर होता है, फिर सेकेंडरी स्कूल का 10th क्रूशियल ईयर होता है। तो 8 से एक तैयारी चालू हो जाती है कि आप 8 में अच्छे मार्क्स लाओगे तो यू विल बी ग्रेजुएटेड टू ए बेटर डिवीजन। जैसे हमारे स्कूल में कैसा होता है कि भाई ABCD ये डिविजन्स हैं, तो जैसे जैसे अच्छे स्टूडेंट्स को हायर डिवीजन में, बी डिवीजन, ए डिवीजन में शिफ्ट करते जाते थे। तो वहाँ का जो टीचर्स का बैच होता था वो अलग टाइप का होता था कि भाई वो एक टारगेट ओरिएंटेड स्टाफ होता था कि भाई इनको बोर्ड में टॉपर्स लाने हैं ना, उस ढंग से उनको टीच करना है, वो सब चीजें होती थी। लेकिन 8th और 9th में मैं हर संडे में कंपटीशन, आर्ट कंपटीशन में जाता था। मैं पूरे साल में तैयारी करते रहा। मैंने 8th में एलिमेंट्री ग्रेड एग्जाम दी जो महाराष्ट्र स्टेट की होती है। 9th में मैंने इंटरमीडिएट दी। दोनों ही एग्जाम्स मैंने बोर्ड में रैंक हासिल किए। बहुत से सब्जेक्ट्स मैंने टॉप किया।
फिर ये हुआ कि 10th में जब सब लोग बोर्ड की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, तो और मेरा पेंटिंग का शेड्यूल ऐसा था कि हमारा स्कूल का सेकंड शिफ्ट होता था डे शिफ्ट ओके। में, तो लेकिन मैं मॉर्निंग शिफ्ट में किसी तरह स्कूल में घुस जाता था। ऑफिशियली तो एंट्री अलाउड नहीं थी, और कैसा होता है कि वो जो जूनियर क्लासेस के बच्चे होते हैं उनकी यूनिफॉर्म भी अलग होती है, हाफ पैंट वगैरह, और हम लोग 8 9 10 वाले फुल पैंट पहनते हैं। तो लेकिन मैं किसी तरह घुस जाता, तो मैं मॉर्निंग शिफ्ट पूरा बैठ के पेंटिंग करता था, फिर अपने शिफ्ट में भी पेंटिंग करता था, उसके बाद में भी नाइट में मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लेता, तो समझिए मेरा फुल डे राइट फ्रॉम मॉर्निंग 7 o'clock टू नाइट 8 9 o'clock पेंटिंग में ही जाता था। तो 10th में जब सब बच्चे एसएससी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो मुझे 14th एंड 15th ईयर एज में मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड मिला हुआ है। तो 10th की एग्जाम के पहले मैं प्राइम मिनिस्टर से अवार्ड लेने गया था, और फिर लेकिन ये था कि भाई 10th करना ही है, भले ही आपको आर्ट एजुकेशन में जाना है, लेकिन ये एक बेसिक, हाँ, ये टप्पा है कि इसको क्लियर करना ही है। तो खैर गॉड गिफ्टेड ब्रिलियंट था, बिना पढ़े भी अच्छे मार्क्स आते रहे, और अच्छे फर्स्ट क्लास में मेरा एसएससी हो गया। बस वो मेरी आर्ट जर्नी रही। फिर कुछ ये था उस समय की सामाजिक सोच या घर की भी स्थिति ऐसी थी, और थोड़ी सी हमारी मॉम भी टीचर थी, तो उनका थोड़ा ये रहता था, शायद डैड अलाउ करते, लेकिन मॉम का ये था कि नहीं, आर्ट स्कूल नहीं जाना है। मैं सो यही स्कूल की, सॉरी टू इंटरप्ट यू, या स्कूल की बोलिए। बात हो रही थी तो मैं वही पूछने वाली थी आपसे कि होता है ना, बच्चों को बोला जाता है क्या सारा दिन ड्रॉ करते रहते हो, ड्राइंग करते रहते हो, इस पे कोई करियर नहीं है, ऐसे सुनने में आता था। तो ऐसे आपको डांट पड़ी है कभी? मेरे घर की मेड मुझे बोलती थी कि तुम्हें पढ़ाई लिखाई नहीं है क्या, दिन भर ये करते हो। तो कॉमन लोगों की ये सोच में नहीं है कि जब आप आर्ट कर रहे हो तो ये पढ़ाई ही नहीं है ना, पढ़ाई मतलब वो नोटबुक वगैरह उस लेकर के बैठना, वो इस पढ़ाई होती है ना, और दूसरा चीज की पढ़ाई नहीं होती है। सो वही हुआ मेरे साथ भी कि मुझे फोर्सफुली कैसा था कि मेरी बड़ी सिस्टर भी जो थी वो फर्स्ट वुमन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर रही इंडिया की, और उन्होंने इंद्रप्रस्थ स्टेडियम उस समय एशियाड वगैरह हुआ तो उसका पूरा साउंड सिस्टम वगैरह उन्होंने प्लान किया, और फिर वो ऑल इंडिया रेडियो में जॉब पे रही, डीएसटीवी में रही, दूरदर्शन में। और मेरी छोटी सिस्टर भी उसने डबल एमए किया है इंडोलॉजी में और जैनोलॉजी में, और फिर उसने अपना पीएचडी किया। ये सारी चीजों के बीच में मैं अकेला एक फैमिली में था जो जिसका इंटरेस्ट आर्ट में था। फिर भी मुझे भेज दिया गया साइंस कॉलेज के, भैया तुम्हें इंजीनियरिंग बनना है। लेकिन देखिए इंटरेस्ट जो नहीं होता है, जो नहीं होना होता है वो नहीं होता है। तो मैं साइंस कॉलेज गया, लेकिन मैं साइंस पढ़ने के बजाय मैं दिन भर पेंट करता रहता था। तो अल्टीमेटली ये हुआ, उन्होंने कुछ समय देखने के बाद में थका करके भेजा कि चलो भाई ठीक है, यू गो टू द आर्ट कॉलेज, बट द कंडीशन वाज कि आपको आर्ट कॉलेज में फाइन आर्ट्स नहीं करना है। अच्छा। I was fortunate to get selected in JJ School of Art, one of the best colleges, art schools you can say in India. बट उसमें बहुत सारे ये हैं, उसमें प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, आर्किटेक्चर है, सेरामिक्स, पॉटरी, बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं। तो मुझे एडवर्टाइजिंग करने के लिए लगाया गया। सो आई डिड एडवर्टाइजिंग विथ माय मीडिया वाज फोटोग्राफी, मतलब जहाँ पे हैंड पेंटिंग का कोई भी काम नहीं आता है। तो मैंने वो किया, उसके बाद में कंप्यूटर्स आ गए, देन वी स्टार्टेड डूइंग डिजाइनिंग ऑन कंप्यूटर्स। फिर मेरा इंजीनियरिंग बैंड था ही, अंडरस्टैंडिंग थी, सो बिजनेस स्टार्ट हुआ, स्टार्टेड केटरिंग टू इंडस्ट्रियल सेगमेंट। I had clients from marine industries, plastic industries, plastic processing, electronics, a lot of things, but basically it was industrial segment. With help of photography, we used to do design advertisements. So at the age of 50, it had happened कि अब बहुत हो गया, लाइक लाइफ जी ली, पैसे कमा लिए, जो भी होता है ना कि भाई एक आदमी को सक्सेसफुल बोलने के लिए ना कि भाई घर गाड़ी मकान सारी चीजें हो गई, तो इनफ इज इनफ, एंड इट्स हाई टाइम वी मस्ट गिव टाइम टू आवर पैशन, एंड दैट वाज द डे व्हेन आई डिसाइडेड टू पेंट। एंड आज मैं 7 साल से ही पेंट कर रहा हूँ। मैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ, और आज आप लोगों के सामने बैठा हूँ। बस यही मेरी उपलब्धि है, और ये लेकिन मेरी। आप कह रहे हैं कि आपने सिर्फ 7 साल से ये पेंटिंग की है, लेकिन जिस तरह से
वो एक जो पैशन, जैसे कि आपने कहा कि वो अगर अंदर दबा हुआ होता है तो बाहर आता ही है। हाँ, हाँ। तो आपको इसमें किसने इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? लाइक आपको कब लगा कि अब आपने कहा कि आपने सोचा कि अभी मैं सेटल्ड हूँ, अभी पैशन के लिए जीना है। लेकिन उसमें भी एक बूस्ट की ज़रूरत होती है कि वो कॉन्फिडेंस होता है ना कि अभी मुझसे होगा कि नहीं? क्या आपको कभी ऐसा फेसिंग हुआ? नहीं देखिए कैसा होता है कि यदि आपको स्विमिंग आती है, आप बहुत साल नहीं स्विम करें तो भी मतलब आप पानी में कूदेंगे तो 2-4 बार हाथ पैर मारने के बाद आप स्विम कर लेंगे। तो मुझ में आर्ट था, मुझे पेंटिंग करना आता था। ये है कि देयर वाज़ अ बिग बिग गैप ऑफ 35 इयर्स। हुँ, सो आई हैड दैट फियर व्हाट यू आर सेइंग बहुत आप सही बोल रही हैं कि ये होता है कि जैसे आप क्या होता है ना कि आप 6 महीने बेड रिडन होने के बाद में आपको उठ के चलना हो तो आपको दरवाजे की दहलीज पार करने में भी डर लगता है। जी, सो जी। मैं भी एकदम अनिवार्य था ना कि भाई आज के सिनेरियो में लाइक मैंने पेंट साढ़े 3 डेकेड पहले पेंट किया था। तो आज मार्केट में क्या चल रहा है, लोग क्या पेंट कर रहे हैं? क्योंकि इस बीच में कोई आर्ट फील्ड से कोई संपर्क रहा ही नहीं। हुँ, तो हुँ, मार्केट में आर्ट मटेरियल क्या मिलता है, नई-नई क्या चीज़ें आई हैं, तो बहुत कुछ सब कुछ नया था। लेकिन हुँ, कहीं न कहीं शुरुआत करनी होती है और उसमें होता है डर, होता है नो डाउट। ऐसा नहीं होता कि मतलब कोई भी फियरलेस इंसान होता है। लेकिन हर चीज़ हम लोग पहली बार करते हैं। जैसे हम लोग तो पैदा हुए तो हमें चलना नहीं आता था। हम लोग पहली बार चले और दौड़ने लगे। हुँ। सो वो चीज़ होनी चाहिए, आप करने लगते हो तो हो जाता है। अब ये कि इसके आगे की जर्नी रही है, ये 7 साल में मैं शुरू करके जहाँ तक पहुँचा हूँ, इसकी भी एक लंबी कहानी है। आप जी। च चाहें तो मैं वो भी बयान करूँ? ज़रूर सर, हम सुनना ही चाहेंगे बिकॉज़ जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो आपका पैशन मेन था वो आर्ट को लेकर था एंड हुँ। जिस तरह से आपने इतने गैप के बाद भी उसको बिल्डअप किया एंड यू आर सक्सेसफुल इन दैट। तो ये ज़रूर हम सबके लिए बहुत इंस्पिरेशनल बात होगी, अगर आप शेयर करें तो। देखिए, इसके पहले मैं एक इंसिडेंट शेयर करूँ कि मेरे मन में ये विचार हो रहा था कि मैं पेंट करना है मुझे। तो हम लोग कुछ फ्रेंड्स एक कैफ़े में बैठे थे अच्छा। और होता है ना भाई आदमी अपने मन की बातें सबसे पहले तो दोस्तों से शेयर करता है। जी, जी। तो मैंने ऐसे ही बैठे-बैठे कहा कि आई वांट टू पेंट। सो हुँ। माय फ्रेंड सेड ओह वेरी नाइस, वेरी गुड, गो अहेड एंड ऑल दैट। हाँ, ज़रूर। So I said I want to become an artist. I want to paint professionally. तो 5 लोगों में से तो 3 के हाथ तो हवा में वो कब रुक गए ऐसे ही, अगली चाय की चुस्की नहीं ले सके। क्योंकि उनके मन में ख़्याल ये चल रहा था मैं रीड कर सका कि वो सोच रहे थे जैसे लेमैन भाषा में कि क्या पागल हो गया है इसमें ना अच्छा खासा बिज़नेस चल रहा है, सारी कमाई हो रही है, ये पेंटिंग करने की बात कर रहा है। हुँ, तो आई सेड नो आई वांट टू आई एम सीरियस अबाउट इट। तो 2 लोगों ने बोला कि यस यस वी हैव फेथ इन यू वी बिलीव यू यू कैन डू इट गो अहेड। एंड देखिए लोग क्या कहते हैं वो तो आप उसको लेके तो आप नहीं चल सकते हो। आपको अल्टीमेटली जो आपको करना होता है, जो आपके अपने मन को अच्छा लगता है उसी से आपकी ज़िंदगी चलती है और करना है। अब फिर यहाँ पे ये आता है कि अब आपने जब डिसाइड कर लिया है तो देन उसे सीरियसली लेना है। क्योंकि अभी मैं अपने 20s में नहीं था, हुँ, हुँ, मैं हुँ। कॉलेज में नहीं था। और मेरे सपोर्ट के लिए मैं मेरे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था कि भैया घर में आके तो खाना तो मिलना ही है ना, तो चलो हुँ, बिंदास बेफ़िक्री से ज़िंदगी चलती रहे। तो जब सोचा तो उसको सीरियसली करना है, तो वो हिसाब से डेडिकेट हो करके काम करना चालू किया क्योंकि मुझे सोसाइटी को भी प्रूव करना है और अपने आप को प्रूव करना है कि मैंने जो डिसीज़न लिया है ये सही है, मैं इसमें कुछ करके दिखाऊँगा। हुँ, तो हुँ, हुँ। इस निश्चय के साथ में मैंने शुरू किया। मैंने फर्स्ट ईयर में 36 पेंटिंग्स बनाई। ओके। क्योंकि मैं किसी के सामने खड़ा हूँ तो मेरे हाथ में कुछ तो पोर्टफ़ोलियो अच्छा चाहिए ना। जी, जी। अक्सर मैं देखता हूँ अभी कैसा कि मैं क्यूरेट कर रहा हूँ लोगों को। इस पे हम लोग आगे आएँगे। तो लोग होते हैं बहुत से लोग ना कि 2 पेंटिंग बनाए आगे खड़े होते हैं, सर ये हमने 2 पेंटिंग बनाई है इस पे बिकवा दीजिए। तो हुँ, ये ऐसा नहीं होता है ना कि झाड़ बनने में भी टाइम लगता है ना। आपने बीज बोया, पानी दिया, उसकी देखभाल की, टेक्स टाइम, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। हुँ, ओवरनाइट कुछ नहीं होता है। अब जब राइट। मैंने भी पेंटिंग चालू किया तो आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग कि ब मैं ये टारगेट भले रख रहा था कि पाइपलाइन में डाउन द लाइन से 5 इयर्स में मैं यहाँ होना चाहिए, 10 इयर्स में मैं यहाँ होना चाहिए।
मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2 महीने में मैं कुछ सेलेबल आर्टिस्ट बन जाऊंगा या बिकने लगूंगा। वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पहला इंटरेस्ट तो इंटेंशन ये होना चाहिए कि हमें काम करना है। और सबसे पहली बात तो जब आप काम करते हो, आप काम करने के लिए काम करो, आप बेचने का इंटेंशन से काम नहीं करो। हाँ, कि जहाँ पे बेचने वाली बात आती है, क्या होता है फिर वो बिजनेस एथिक्स आने लगते हैं, देन यू बिकम लाइक आप उसमें क्रॉस कॉर्नर कटिंग करने लगते हो, कॉम्प्रोमाइजेस करने लगते हो ना। फिर आप टाइम का सोचोगे, कितने पैसे मिल रहे हैं वो सोचोगे। सो वर्क पेंट व्हेन यू वांट योर पेंटिंग, फल आएगा गीता के सार के हिसाब से। जब आप पेंट करो तो अपना उसमें मन जान आत्मा डालो, आप अच्छी पेंटिंग बनेगी। जब अच्छी पेंटिंग बनेगी तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। तो इस ढंग से पेंट करना है। तो पहले साल मैंने पेंटिंग की, दूसरे साल में अपने आप को प्रमोट करने निकला। 1.5 साल में मैंने 32 इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया, साउथ से लेके नॉर्थ तक और ईस्ट से लेके वेस्ट तक मैंने ऑलमोस्ट पूरा इंडिया कवर कर लिया उतने समय में। लेकिन कुछ थोड़ा सा अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि आर्ट प्रमोशन को एक थोड़ा कुछ डिफरेंट सिस्टम की जरूरत होती है। अच्छा, क्योंकि ये देखिए, आर्ट फील्ड में सफल होना इट्स नॉट ऑल दैट इजी। कि भाई दूसरे फील्ड में कैसा होता है कि भाई आपने डिग्री ले ली है, आप या बीटेक या जो कोई भी आपने डिग्री ली है, आप उसके बेसिस पे, सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप जॉब में लगते हो, फिर आपका प्रमोशन होता है और सो ऑन। लेकिन आर्ट में ऐसा नहीं होता कि आर्ट के आपने सर्टिफिकेट ले लिया तो आप हो गया, दैट इज द एंड। क्योंकि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, आप जितना करते रहोगे उससे होगा। आपका काम का इम्प्रूवमेंट आपके काम के ऊपर होगा, आपके सर्टिफिकेट से नहीं होगा। तो इस जर्नी के दौरान जो आर्टिस्ट को एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, जो सपोर्ट मिलना चाहिए, वो मुझे लगा कि इंडस्ट्री में कहीं लैकिंग है। क्योंकि कमर्शियल ऑर्गेनाइजर्स जो हैं, जो कि आर्ट को नहीं जानते हैं, वो आर्ट इवेंट यदि ऑर्गेनाइज करते हैं तो उनका मुद्दा होता है कि इवेंट ऑर्गेनाइज करना है। लेकिन उनका उस इवेंट के पीछे आर्टिस्ट का इंटरेस्ट है कि नहीं है वो देखना जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, जब आप पेंट करते हो या अपने किसी इवेंट में आप 5 या 10 या जो भी नंबर पेंटिंग रखना चाहते हो, तो उसके पीछे आपका बहुत मेहनत लगी होगी। आप किसी सिटी में जाते हो तो उसमें आपका लॉजिंग, बोर्डिंग, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है, फिर उसमें टाइम, एनर्जी जाती है। आप कुछ सेक्रीफाइसेस भी करके जा रहे होगे, होम, फैमिली वगैरह को पीछे कहीं छोड़ करके आप उसके लिए जा रहे होगे। तो डेफिनेटली आफ्टर डूइंग ऑल दैट यू एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न, if not monetary wise, at least being an artist you expect appreciation, कि आपके काम को कुछ लोग देखने आएंगे और उसकी सराहना करेंगे, वो तो आप एक्सपेक्ट करते हो। तो जब इवेंट में ये नहीं होता है कि भाई इवेंट को पब्लिसाइज नहीं किया गया, लोगों को इनवाइट नहीं किया गया, आप 4 दिन जा रहे हो, खाली बैठे हो, आप ना टाइम पास कर रहे हो, फिर 4 दिन के बाद में पेंटिंग फिर उतार करके पैक करके घर पे चले आ रहे हो। सो देन आई फाउंड कि एंड इन डूइंग दिस, लाइक एक इवेंट के लिए दूसरे सिटी में जाने में कम से कम आपका 20-25-30 हजार रुपये लग जाता है, पार्टीशन फीस, ये वो सब चीजें पकड़ करके। तो मैंने खुद कैलकुलेट किया कि मैंने ये 32 शोज में कुछ 9-10 लाख रुपए मैंने अपने घर से डाल दिए। सो आई सेड कि देन अभी कुछ सोचना पड़ेगा, लाइक कि आर्टिस्ट के लिए करना, कोई तो सामने आवे और जो कुछ करे। तो मैंने बहुत से लोगों को अप्रोच किया, जो एफ्लुएंट लोग हैं, जो कैपेबल हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस ढंग का कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो फिर भी मैं पिछले कई सालों से लोन मैन, सिंगल हैंडेड फाइट कर रहा हूँ, और मैंने आर्टिस्टों को प्रमोट करने का, उनके वेलफेयर के लिए काम करने का बीड़ा उठाया है। तो मैं नए नए टैलेंट ढूंढता हूँ, उन्हें मैं प्लेटफॉर्म दिलाता हूँ। मेरे साल में मुश्किल से 2-3 इवेंट होते हैं जिसमें हमारी कुछ फीस होती है, जो वो भी जस्ट टू मीट द एक्सपेंसेस। उसमें भी पूरा नहीं, हम लोग भी अपने जेब से भी कुछ करने का कोशिश करते हैं। बट थ्रू आउट द ईयर में आर्टिस्टों को गाइड करना, हेल्प करना, उनकी मेंटरशिप करना, उन्हें प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करना, उनके लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना कि कहाँ पे ये आर्टिस्ट के लिए कुछ अवसर प्रदान हो सकता है कि मैं इसे रेकमेंड करूँ, रेफर करूँ। जैसे मैं लोगों को, आर्टिस्टों को नेशनली, इंटरनेशनली मैगजीन से पब्लिश कराता हूँ। अब आप कहीं पे आप पब्लिश होते हैं तो समझिए, यदि उस मैगजीन की 50,000 रीडरशिप है तो उतने लोग तक आप पहुंचते हैं, लोग आपको देखते हैं।
तो इस ढंग से मैं चीजें कर रहा हूँ, लोगों को अवार्ड के लिए रेकमेंड कराना, नॉमिनेट कराना, कईयों को मैंने जॉब वगैरह भी दिलाए हैं। तो ऐसे छोटी-छोटी कुछ मेरी एक्टिविटीज हैं जो तो मैं ये कर रहा मैंने हूँ। आपके बारे में पढ़ा भी कि आप काफी सपोर्ट करते हैं आर्टिस्ट को। लेकिन जी, मैं आपको ये पर्सनली एक ये सवाल पूछना चाहूंगी, जैसे हम भी, जैसे हमारे शो पर भी हम आर्टिस्ट लाते हैं जब भी, हाँ जी, हाँ तो जी, बहुत बार ऐसे होता है कि दे डोंट ट्रस्ट, मतलब हम लोग को, क्योंकि कहते हैं ना कि बहुत सारी बुराइयों के बीच में अगर कोई अच्छी बात कर रहा है तो वो भी छुप एग्जैक्टली। जाती है। तो आपके साथ कभी ये इंसिडेंट हुआ है कि लोग बोल रहे हैं अरे यार आपका कुछ फायदा होगा इसमें इसलिए आप कर रहे हो? क्योंकि मुझे ऐसे सुनने मिलता है बहुत जन हम लोग भी जब अप्रोच करते हैं उनको शो पर आने के लिए, देखते हैं कि अरे आप लोगों का कुछ तो फायदा होगा, आप यहाँ से कमा रहे होगे, वहां से कमा रहे होगे। तो ये ट्रस्ट बिल्ड करने में कितनी प्रॉब्लम हुई, कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? देखिए, ये दुनिया का नियम है, वो जी, किसी एक फील्ड की बात नहीं है, हर चीज में होता है। और यदि हम्म, मैंने आर्ट फील्ड में कुछ कमियों की बात की तो ये चीज हर फील्ड में होती है। जी, या जी, हम लोग पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स भी हर चीज में होती है। लोग राइट, बोलते हैं कि जैसे आर्टिस्ट, बड़े आर्टिस्ट इगोइस्टिक होते हैं या इनसिक्योर होते हैं, ऑल दीज हाँ, थिंग। तो ये हर फील्ड में होता है, कंपटीशन कहाँ नहीं है। तो हम्म, ये फर्क है कि मेरा मानना है कि हम अकेले सफल नहीं हो सकते हैं, और हम्म, हम अकेले सफल होकर के हम सफलता के उस शिविर पे पहुंच करके बैठेंगे तो हमारे साथ में कौन होगा? हम सही अकेले बात, नहीं होंगे। तो हम हम्म, हाथ में हाथ डाल करके एक दूसरे को सहयोग करते हुए हम लोग साथ में तरक्की करें तो क्या बुरा है ना? राइट, जब मैं लोगों को नॉमिनेट करता हूँ अवार्ड के लिए, लोग बोलते हैं मुझे, ये आप क्या कर रहे हो, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, नो, आप उसको भी बड़ा बना रहे हो। तो हाँ, मेरा कहना ये रहता है कि यदि वो मुझसे भी बड़ा या बड़ी हो जाए तो मैं आई फील प्राउड कि वो मेरी फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड है, और ना वो मुझसे ट्रू, बड़ा हुआ है ना। तो उसमें क्या है, वो उसमें उसके पीछे उसका भी तो मेहनत है, सारी चीजें हैं। और हम हम्म, सभी तो देखते हैं या ढूंढते हैं ना कि भाई हमें भी कोई मदद करने वाला मिले। अभी मैं फॉर्चुनेट नहीं था कि मुझे कोई मेंटोर या गाइड या गुरु मिला, तो मैं अपने ही खुद स्टडी करते रहा और कर करके मैं यहाँ पे आया। लेकिन मुझसे जो हो सकता है मैं लोगों के लिए करता हूँ, क्योंकि कैसा होता है, मुझे अपने आप को खो करके दूसरों के लिए करने में खुशी मिलती है। अच्छा, क्योंकि देखिए कोई चीज करना आसान नहीं होता है ना। हम्म, अभी जैसे हम लोग सक्सेस की बात करें तो एक इस समय के हिंदी के कॉन्टेम्पररी दौर के एक बहुत उम्दा कवि हैं, कुमार हम्म, विश्वास जी। अच्छा, उनकी एक कविता मैं यहाँ पे सुनाऊंगा, 4 लाइन, जरूर, और जिसको कि मैं उस चीज का अपने जिंदगी में उसका अनुसरण भी करता हूँ और उसका अच्छा, उल्लेख भी करता हूँ कि कुछ नन्हे सपनों को पाने, कुछ नन्हे सपनों को पाने, बड़ी नींद का सौदा कर, निकल पड़े हैं पांव अभागे, जाने किस मंजिल ठहरेंगे। तो ये बड़ी नींद का सौदा किए बिना आप कोई चीज क्या बात, उपलब्ध नहीं कर सकते हो। कि आप आलस करो, लेथार्जिक हो या एक्सक्यूजेस हो, है ना। तो जैसे हम्म, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि पेंटिंग पैशन वाली बात, तो मेरा मानना ये कि हमारे सामने दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ओके, व्हेन यू हैव अ सेकंड ऑप्शन और आप जो चीज कर रहे हो उससे उसमें आपको तकलीफों का सामना करना पड़ता है, तो आप बड़े इजीली सेकंड ऑप्शन को स्विच ओवर कर लेते हो, राइट, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है इजी ना। रास्ता ढूंढते हाँ, हैं, जी, हाँ, जी, कि जी, बहुत इसमें बहुत तकलीफ हो रही, नहीं हो रहा है कुछ ना, चलो ये करते हैं। लेकिन आपके हम्म, सेकंड ऑप्शन रखेंगे ही नहीं आप, तो यही आपको मालूम यही करना है, भले इसमें 3 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे, लेकिन आप लगे रहेंगे, लगातार करते हैं तो कभी ना कभी आप सफल होंगे ही। राइट, बराबर है। लोग एक्सक्यूजेस देते हैं कि ना ये प्रॉब्लम है, वो है, या बहुत से लोग, अभी मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर जैसे भी काम करता हूँ, नॉट प्रोफेशनली बट तो जो अपने लोग हैं फेलोज, कि बहुत से लोग ये पेंडेमिक टाइम में बहुत निगेटिव ये करते थे ना, कि बहुत मूड अपसेट है, बहुत ऐसा न्यूज आ रहा है, वैसा न्यूज आ रहा है। तो आई शुड टेल देम दिस इज द बेस्ट टाइम, और इस समय क्रिएटिविटी करने जैसा कोई चीज नहीं है जो कि आपको एंगेज रख सकता है, और इस समय का यूज करके आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। जी, 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 तो हमें ये सोचना चाहिए कि
हमारे पास में जो उपलब्ध है हम उसको लेके आगे कैसे बढ़े हैं। राइट। समझिए नदी पे यदि पुल नहीं होता है तो आदमी तैरना सीख जाता है। तो ये तो नहीं होता भाई नदी पे पुल नहीं, अब मैं क्या करूं, मैं वहां तो जा नहीं सकता, बैठे रहूं इसी साइड बैठे रहूं। कि जाना है, यदि आपने सोचा जाना है तो आप कैसे भी जाएंगे ना। तो अपनी यदि जिद है, ठान लिए कि करना है तो आप करेंगे। तो मैंने काफी कुछ बोला। आप जिस तरह के एग्जांपल्स दे रहे हैं बहुत ही बढ़िया दे रहे हैं एंड इवन शायद इसीलिए आप लेखक भी हैं, आपने काफी बुक्स लिखी हैं, तो हम उस बारे में भी जानना चाहेंगे सर। नहीं, मैं लेखक तो नहीं हूँ और मैंने बुक्स नहीं लिखी हैं। हाँ, मैं हिंदी में थोड़ा बहुत लिखता हूँ जी। और मैं कोई ऐसे लिटरेरी वर्क नहीं करता हूँ। मैं खाली अपने मन के भावों को कागज पे उतारने का काम करता हूँ। ओके। जो मुझे फील होता है मैं वो लिखता हूँ। हाँ, अभी उसमें मेरे कोई क्रिटिक की नजर से देखा जाए तो उसमें साहित्यिक त्रुटियां या ग्रामेटिकल या नॉट ग्रामेटिकल बट कोई क्षण मन, उन चीजों को के बारे में मैं वरीड नहीं हूँ कि कोई एक उस विधा का एक क्रिटिक क्या बोलेगा। मुझे खाली अपनी सोच को सामने रखना है। ओके। क्योंकि मैं इस चीज को देखता हूँ कि ये एक माध्यम है। बराबर है। अभी हमारे यहाँ पे कैसा होता है कि जैसे हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत बड़ी एक चीज है कि इंग्लिश नहीं आना एक डिस्क्वालिफिकेशन मानी जाती है। हाँ, बराबर है। बहुत बार ऐसे हो जाता है। अब ये सोचना चाहिए कि इंग्लिश जो एक चीज है ये एक खाली एक मीडिया है चीज को कम्युनिकेट करने के लिए। ऑब्वियसली लैंग्वेज वही होती है। बराबर एक टूल है। और तो जरूरी नहीं है कि इंडियन क्रिश्चियन बहुत सही हिंदी बोलता है या कोई इंग्लिश वाले सही बोलते हैं। और हम आप फॉरेन जाएंगे और आप वहां पे गलत इंग्लिश बोलेंगे तो लोग कोई माइंड नहीं करता है, क्योंकि वो उसमें एसेंस पकड़ते हैं कि भाई ये बोलना क्या चाह रहा है। राइट। लैंग्वेज का काम है कम्युनिकेट करना, होना तो कम्युनिकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे लोग जो होते हैं वो लोग गलतियां निकालने में तो माहिर है। अरे इसे अच्छी अच्छी इंग्लिश नहीं आती है तो दे आप कुछ नीचा देखते हैं जो कुछ भी चीजें हैं। वो मतलब होता ना ऊपर चढ़ने से ज्यादा वो लोग खींचना पसंद करते हैं लोगों को, वैसे करते हैं हाँ त्रुटियां ज्यादा दिखती हैं। हाँ, तो वही चीज है कि वो साइट में। और फिर मैं पेंटिंग भी, देखिए पेंटिंग इतना समय लेती है और पेंटिंग के अलावा मैं जो ये सब जो मैं इनिशिएटिव मैंने शुरू किया है अभी, एक्चुअली मैं बताऊं आपको तो मैं कई कई दिन तक नॉन स्टॉप नहीं सोता हूँ जब, और मुझे फिजिकल प्रॉब्लम्स इश्यूज भी हैं। लेकिन जब बॉडी बहुत थक के चूर हो जाती है और अपने आप गिर जाती है तो सोना होता है। तो कोई भी आर्टिस्ट, नॉट ओनली इंडिया, फॉरेन के भी आर्टिस्ट, कोई छोटा बड़ा कोई भी मुझे किसी भी समय कांटेक्ट कर सकता है। आप भी मुझे रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे भी कांटेक्ट कॉल करेंगे तो आप पाएंगे कि मैं जाग रहा हूँ और जवाब दे रहा हूँ। तो इसमें पेंटिंग करना भी मेरा अपना रह जाता है, क्योंकि मैंने कहा ना कहीं सेक्रीफाइसेस तो आते हैं ना। कि देखिए हर एक के पास में वो दिन के वही 24 घंटे हैं। मेरे पास में कोई बोनस आवर्स नहीं है या 48 घंटे नहीं, मुझे इसी में से टाइम निकाल के सब कुछ करना है, मैनेज करना है। तो ये एडजस्टमेंट होता है। तो इसी ढंग से हो रहा है कि लेखन पीछे छूट जा रहा है। अब ये है कि अपने पेंटिंग के बारे में भी काफी कुछ लिखना, बोलना, बात करना होता है। तो उस राइटिंग का यूज यहाँ पे हो रहा है। और जैसे मैं खुद पब्लिश होता हूँ, मुझे लोग हमेशा ऑफर रहते हैं, नॉट ओनली इंडिया, अब्रॉड, फॉरेन मैगजीन्स के भी ऑफर रहते हैं। और फिर उनका भी बहुत कुछ ऐसा होता है कि कहीं कोई स्पेनिश में छप रहे हैं या कुछ छप रहे हैं तो उनको ट्रांसलेट करके देना है। बहुत से कंट्रीज के लोग ऐसे हैं कि भाई उन्हें वो पोर्तुगीज मैगजीन है, उन्हें इंग्लिश नहीं आती है ना, सो कम्युनिकेटिंग देम विद द प्रॉब्लम। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये टाइम की दिक्कत के हिसाब से होता है कि हम कितना कर सकते हैं। तो मेरा लेखन कम हो रहा है, थोड़ी पेंटिंग भी कम हो रही है, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ मैं उससे संतुष्ट हूँ और खुश हूँ। क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ मैं सबको लेकर के साथ में आगे बढ़ रहा हूँ और मेरे साथ साथ में मेरे भाई बंधुओं का भी कुछ अच्छा हो रहा है और बस मुझे उसकी खुशी है।
मैं जरूर सर, हमारी ऑडियंस जो भी आर्टिस्ट हैं, बडिंग आर्टिस्ट हैं, हम लोग के शो देखते हैं, बिकॉज बहुत एक्सपीरियंस आर्टिस्ट हमारे शो पर आते हैं। एंड इवन जिस तरह का सपोर्ट आप दे रहे हैं ऑडियंस, अगर आप लोग भी कुछ सपोर्ट लेना चाहते हैं तो आप एनी टाइम इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड जिस तरह से इन्होंने कहा कि 24 आवर्स अवेलेबल फॉर यू पीपल, ये बोलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है सर कि कोई सपोर्ट करने वाला मिले। यू यस। नो, एक पॉजिटिविटी देने में बहुत कम लोग होते हैं, नेगेटिव बहुत आजू बाजू, खास करके ये जो टफ टाइम्स चल रहे हैं सबके साथ। जैसे कि बहुत सारे आर्टिस्ट हमें मिलते हैं, बोलते हैं हमारी पेंटिंग्स नहीं बिक रही है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो बहुत नेगेटिविटी है माहौल में। मैं जरूर चाहूंगी कि हमारे जो बडिंग आर्टिस्ट है, जो हमारे ऑडियंस है, तो आप उनको कुछ ऐसा बोले ताकि उनको एक बूस्ट मिल जाए। आप बोलेंगे बिल्कुल। अभी मुझे कुछ चीजें याद आई कि अभी जो जैसे आपने बात की थी, तो जी, आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हो तो भी कुछ निगेटिविटी आती है। तो मैं राइट। भी करता हूँ, हम लोग सेल्फलेस भी कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें अभी हम लोग बातें कर रहे हैं तो ये सब मुझे बोलने का, बताने का मौका मिला। लेकिन मैं हर एक किसी को ये चीजें जाके बता नहीं सकता हूँ कि भाई मैं नहीं। ऐसा कुछ कर रहा हूँ, बराबर है। तो जैसे आपने कहा, लोग सोचते हैं कि भाई ये कुछ कर रहा है, इसका कुछ फायदा होगा, भले आप हम्म, कितना भी निस्वार्थ भाव से कर रहे हो। अभी आप यदि जैसे हमने कुछ कंपटीशन रखा और उस कंपटीशन में हमने 4 महीने मेहनत की, और मैं अकेला नहीं, मेरे साथ में और भी कई 3 एक लोग जुड़े हुए थे। अभी बिजनेस वाइज देखा जाए तो यदि हम कहीं पे जॉब करते हैं तो हमारी मंथली सैलरी क्या होती है, या अभी हमने वो 400 रुपए जो रखे हैं तो उसके पीछे हमें कितनी 100 पार्टिसिपेंट्स के ई कार्ड्स बनाने हैं, सर्टिफिकेट बनाने हैं, पोस्ट बनाने हैं, राइट। कितना उसका प्रमोशन करना है, एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड करना है, डिजाइनर को देना है, ट्रॉफी, मेडल, तो वो हमारा एक्सपेंडिचर उसमें 1500-1600 पर पर्सन था। तो लोग नहीं समझते, तो लोग, बहुत से लोग ऐसे भी आके बोलते हैं ऑनलाइन जब आप काम करते तो मिलता है सुनने को, इन्होंने दुकान खोल रखी है, लॉकडाउन में कमा रहे हैं। तो हाँ। ऐसे लोग को आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप उनको अवॉइड करिए बस और आगे बढ़ते जाइए। क्योंकि आप ये समझ के चलिए कि भाई आपको सफल होना है, आपके सामने मंजिल है, आपको वहां पहुंचना है। आप हम्म, इनको रुक करके वो जो जैसे क्या वो बोलते हैं कि हाथी जा रहा है तो वो कुत्ते भौंक रहे तो ये परवाह नहीं बहुत करता है। तो जी हम जी। लोग वो उनको रुक करके वो समझाने, पत्थर मारने बैठेंगे तो हम लोग कब पहुंचेंगे ना। राइट। मुझे तो बहुत से ऐसे सामने करने पड़ते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि भाई मैं वाकई निस्वार्थ भाव से कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ये सामने वालों को समझना चाहिए ना। अब हम्म। कैसा होता है कि यदि आप इंदौर में किसी भी दूसरे छोटे सिटीज में यदि आप एग्जीबिशन कर रहे हैं तो वहाँ के एक्सपेंसेस अलग होते हैं। हम्म। वहाँ पे आपको 500-1000 रुपए में भी आपको हॉल मिल जाते हैं। मिल जाएगा। राइट, अभी प्लेस बॉम्बे बहुत में, अच्छा। हाँ अभी बॉम्बे में कुमार स्वामी म्यूजियम का, अभी तो मुझे याद नहीं, 3 साल पहले मैंने पता किया था तो 25,000 रुपीज पर डे था। आज आप हम्म। नेहरू सेंटर का देखेंगे तो उनका 3 लाख रुपए पर डे का रेंट है, जिसपे 18% जीएसटी जाता है। राइट। आज मुंबई में 2010 से आर्ट एंड कल्चर का पेज न्यूज़पेपर से निकल गया है। हम्म। आज मीडिया में हमें कोई भी नहीं जगह। कवरेज देता है। जी जी। आपको यदि पब्लिश होना है तो मीडिया, न्यूज़पेपर आपको बोलेगा कि आप पीआर कंपनी के थ्रू अप्रोच करिए। हम्म। पीआर कंपनी आपको कम से कम 2-2.5 लाख का पैकेज देगी कि राइट। इसमें आपके 2-3-4 डिस्प्ले आएंगे, इतने क्लासिफाइड आएंगे और ऐसा होगा। तो हम्म। यही सिनेरियो दूसरे सिटीज में अलग होता है। तो हम्म। जो जानते हैं इस चीज को कि भाई आज बॉम्बे में हमें सर्वेंट भी रखना है तो उसकी सैलरी क्या होती है, ट्रू। या बॉम्बे में जो स्टैंडर्ड ऑफ, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो क्या है, या बॉम्बे राइट। की प्रॉपर्टी, हम एक प्रॉपर्टी बेचे तो हम शायद बड़ौदा जैसी जगह में 8-10 प्रॉपर्टी बना सकते हैं। तो जो हम्म। जानते हैं वो तो ठीक है, जानते हैं ना। तो कुछ हाँ। लोग ऐसे भी वो बोलते हैं कि 600 रुपए यदि फीस मांगा तो क्या बेवकूफ समझ रहे, क्या लूट रहे हो क्या। अब हाँ। आप उनको कहाँ जस्टिफाई करने में आप टाइम डालेंगे, एजुकेट करेंगे भाई, राइट। उससे जब जिस दिन समझ में आएगा वो आपके उसमें आएगा, नहीं तो फिर राइट। भैया हाथ जोड़ के माफी मांग कर भाई हमसे गलती हो गई आप। तो जो लोग, तो 10 में से 2-4 मिल जाएंगे वैसे भी, लेकिन वो 6 लोग जो समझ रहे हैं, वो आपके साथ जुड़े हैं, सही जो जान रहे हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो तो हमेशा रहेंगे। और ये आपकी पूंजी है, ये आपकी कमाई है, उपलब्धि है। एक दिन चलते चलते ये काफिला बड़ा हो जाएगा बहुत। हाँ ये है कि कंपटीशन में
कुछ दूसरे लोग हैं जो आपकी सफलता से खुश नहीं हो रहे हैं या उनको कुछ तकलीफें आ रही हैं, तो वो आपके बुरे बारे में बुराइयां भी फैलाएंगे। तो देखिए वो तो जो चोली दामन का साथ होता है कि जो तो फल देने वाला पेड़ होता है उस पे लोग पत्थर मारते हैं। तो आप फल दे रहे हैं तो पत्थर खाने के लिए तैयार रहिए। ठीक है। That's true सर। और ये जब से हमारा शो स्टार्ट हुआ है तब से मैंने भी काफी कुछ, मतलब होता है ना कि 90% मैंने अच्छी बातें सुनी है तो 10% बुरी भी। हाँ, एंड हाँ। जैसे कि आपने कहा जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, मैं ये जो कोटेशन है मेरी लाइफ का प्रिंसिपल है, मैं इसी को फॉलो करती हूँ एक्चुअली में, बिकॉज इट हैपेंस। नहीं देखिए, क्या है, अपने आप को टफ तो बनाना ही होता है। जैसे कैसा है कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मुझे बहुत से आर्ट इवेंट्स को जज करने के लिए इनवाइट किया जाता है। जी। आज जज होना बहुत ही क्रिटिकल पोस्ट है, क्योंकि उसमें काफी रिस्की ये रहता है कि आप हर आदमी जो पेंट करता है वो एक्सपेक्ट करता है, और वो अपने आप को बड़ा आदमी तो आर्टिस्ट समझता ही है, और वो एक्सपेक्ट करता है कि मुझे अवार्ड मिलेगा। लेकिन आप ईमानदारी से जजमेंट देते हो तो नेचुरली यार आपको ये 3, 5, 7, 10 जो भी अवार्ड देना है तो 100 लोग में से आपको उतना को ही देना है। तो आप 100 के 100 को अवार्ड नहीं दे सकते टू मेक देम हैप्पी। तो आपने अपना ऑनेस्टली रिजल्ट दिया, तो जिसे नहीं मिला तो उसमें से कोई आपको बुरा बोलने वाला ही मिल जाता है। तो ये सब चीजें बहुत कॉमन है, ये होती हैं, तो उसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। जस्ट इग्नोर देम, अपने आप को कड़क करिए और बढ़ते रहिए। उस चीज को हम लोग पकड़ के रहेंगे और ना दुखी होंगे, अरे यार इसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया, तो होता है। सर एक्चुअली में तारीफ करने वालों से ज्यादा बुराई करने वाले हमें फेमस करते हैं। यस 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 यस। सर मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि आप अपनी सक्सेस का श्रेय किसे देना चाहेंगे, कि मतलब जैसे एक आप बोलोगे कि ये मेरे लिए एक होता ना एग्जाम्पल रहा है कि इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, आप अपनी सक्सेस का श्रेय देना चाहेंगे किसी को? देखिए ऐसा तो कुछ नहीं रहा। अब ये जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने पहले ही मेरी जर्नी के बारे में बता दिया कि मेरी पेंटिंग की शुरुआत कैसे हुई। मेरा एक पहले फेज एक था, अब जो मैंने चालू किया मैं उसको एक सेकेंड इनिंग कहता हूँ, क्योंकि जिंदगी की आपाधापी में कहीं भटक गए थे और फिर उसके बाद में सही रास्ता मिल गया। अब इस सही रास्ते पे आने में मेरी वाइफ और बेटे का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा कि दे यूज टू ऑलवेज से कि भाई नहीं आप कर सकते हो और आप करना चाहिए, आप में टैलेंट है, आप उसको करो। क्योंकि इस टाइप का डिसीजन लेना बहुत आसान नहीं होता है। मेरा बेटा भी बीटेक कर रहा था, जिम्मेदारियां थी, ओल्ड एज के वाले पेरेंट्स भी थे, आज कोई बीमार पड़ जाए तो हॉस्पिटल में खर्चा क्या होता है आप भी जानती हैं। और मैं पेंटिंग करना चालू करूंगा तो नेक्स्ट डे कोई कमाई आने लगेगी, ये तो कोई एश्योरेंस भी नहीं था। तो ये तो मान के चलना था कि ये रिस्की डिसीजन है, बहुत साल तक शायद कुछ नहीं कमाई होगी, ये पेंट करेंगे, खर्चा करेंगे। लेकिन उन्होंने ये जो मुझे सपोर्ट दिया, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई सपोर्ट नहीं हो सकता है। क्योंकि जब मैं आर्टिस्टों से डील करता हूँ तो मुझे मालूम है बहुत से लोगों के साथ में यही समस्या होती है कि उन्हें फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है, या तो मैंने तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि कुछ लोगों ने एकदम कौड़ियों के भाव भी पेंटिंग बेची। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये क्या है, आप तो ना चीजें गलत कर रहे हो, बिगाड़ रहे हो। तो एक महिला ने मुझे एक बात रोते रोते बताया, पूरी लंबी स्टोरी नहीं बताऊंगा मैं क्योंकि हमें बहुत कुछ बातें करनी है। उसने कहा कि सर यदि आज मैं ये पेंटिंग बेच के घर पे पैसे नहीं ले जाती हूँ तो कल से मेरे पति मुझे पेंटिंग करने में अलाउ नहीं करने वाले। तो अंजलि जी ये जो वाकया था, मतलब मिस किसी भी हृदय को ऐसे पिघला देगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे, दुख की बात नहीं, मतलब एक ऐसी करुणामय स्थिति थी, मतलब आप क्या बोल सकते हैं ना, उसके आगे कोई लॉजिक पेश करने को मतलब ही नहीं होता है। तो ये समस्याएं बहुत से लोगों के साथ में हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए ये जो जर्नी है ये आपकी जर्नी है, तो
इस जर्नी में यदि आपने चलने का निर्णय लिया है तो कुछ आपको एडजस्टमेंट, सैक्रिफाइसेस वगैरह भी करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। क्योंकि उसके बिना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये आपकी जर्नी लोग नहीं समझ पाएंगे। तो इसमें सोसाइटी और फैमिली का भी बहुत से टाइम होता है कि सपोर्ट नहीं मिलता है। एक बहुत छोटी सी चीज बताएं कि अभी एक तो पहली चीज है कि आर्ट क्या होता है। मैं आपको एक छोटा सा पहला सेंटेंस बताऊं कि आर्ट इज हैविंग एन आई फॉर ब्यूटी एंड एनहांसिंग इट फर्दर। ओके। तो हमें बहुत कुछ चीजें दिखती है, रास्ते चलते भी कोई चीज दिखती है, हमें लगता है कि ना इसमें कुछ है, हम इससे कुछ कर सकते हैं, हम उसको उठा लेते हैं, घर पे ले आते हैं, रखते हैं। लेकिन हमारे फैमिली में सब तो आर्टिस्ट नहीं है। राइट। उनकी नजरिए से देखा जाए तो होता है भैया ये क्या कचरा जमा कर रहे हो, हाँ। मतलब कबाड़ के रैक आपने भर रखा है, ये सब चीजें कब यूज करने वाले हो। तो इस टाइप के आपको फैमिली में भी अपोजिशन फेस करने पड़ेंगे, बट यू हैव टू मेक योरसेल्फ टफ। वो सब सुनने की आदत डाल लीजिए, वो कान बंद करिए, अपना काम आगे करते रहिए, क्योंकि दुनिया का नियम ये रहा है कि शुरू में आपको कोई नहीं समझता है, जब आप सफल होते हो तो सब आपकी वाहवाही करने लगते हैं और कहने लगते हैं हाँ हाँ हमारा सपोर्ट था, हम तो जानते थे आप कुछ करोगे। तो बस वो सफल हो करके दिखाइए, वही आपकी उपलब्धि होगी। को सब सलाम करते हैं, कहते हैं ना। जी जी बिल्कुल। देखिए वो तो दुनिया में कोई भी साइंटिस्ट रहे हो, या देखिए अभी कोई इन्वेंशन करना एक दिन का काम नहीं है। बहुत से साइंटिस्टों ने अपनी लाइफ डाली, पूरी लाइफ वो काम करते रहे, ऐसा नहीं टाइम पास किया, लेकिन शायद कुछ उपलब्ध नहीं हुआ। बहुत लोगों को बहुत साल लगे, वो उसके बाद में हुआ। तो वो तो टाइम लगता है, लेकिन जब होता है, जब रिजल्ट दिखेगा तो सब लोग मानेंगे कि भाई क्या होता है। और इसमें बहुत एक हिलेरियस सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे आर्ट की अंडरस्टैंडिंग लोगों को क्या होती है, कितनी होती है, लेकिन सफलता का पैरामीटर क्या होता है। जब मैंने पेंटिंग चालू की तो मैं कंपटीशन में अपनी पेंटिंग भेजता था, मुझे एक पेंटिंग को एक अवार्ड मिला, तो किसी ने बोला कि ओ वाह नाइस गुड। उसी पेंटिंग को दूसरा अवार्ड मिला, ओह ग्रेट आप तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो। उसी पेंटिंग को तीसरा अवार्ड मिला, बोले ओह यू आर मास्टर पेंटर, यू नो यू आर जीनियस। मैं मन में सोच रहा, अरे मेरे भाई ये वही पेंटिंग है, जब उसको पहला अवार्ड मिला तो तुम्हारा रिएक्शन ये था। तो उनका जो रिएक्शन है वो आपका काम की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप जो तमगे दिखा रहे हो ना, तो वो उससे आपको जज करते हैं। सो अपने हाथ में झंडा आवे, मसाल आवे, उसके लिए आप काम करिए। तो जब वो आ जाएगा तो आप समाज आपको सलाम करेगा। बाकी तब तक आपको गुमनामी के अंधेरों में स्ट्रगल करना होगा, लोगों की क्या बोलते हैं ताने सुनने होंगे, सब कुछ होगा। बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस, इट्स नॉट इजी। सर बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके, और काफी अच्छी अच्छी बातें आप कर रहे हैं, इंस्पिरेशनल। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको कैसा लग रहा है हमारे शो पर? बहुत अच्छा लग रहा है अंजलि जी, और ये जो आप जो कर रहे हो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, क्योंकि हमें ऐसे प्लेटफॉर्म्स की जरूरत है कि जो लोगों को सामने लाए, दिखाए। क्योंकि देखिए हम लोग काम तो करते ही रहते हैं बराबर, लेकिन वो काम को दिखना भी तो जरूरी है, लोगों तक पहुंचाना भी तो जरूरी है। उसके लिए वी नीड अ व्हीकल, एक जरिया तो चाहिए ना। आपने जो ये जो इनिशिएटिव चालू किया है, मैं तो शुरू से देखते आ रहा हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी इस शो पे आ चुके हैं और मैं हमेशा देखते रहा हूँ, और इट्स वेरी वेरी नाइस। और मुझसे जो हो सकेगा मैं मेरी तरफ से भी पूरा आपको सहयोग करने की कोशिश करूंगा, एंड विल सी कि ये शो बहुत अच्छा बने और ऐसे ही आर्टिस्टों के लिए काम करते रहे। तो इसमें सिर्फ हम लोग खाली आर्टिस्ट, मतलब हम किसी भी विधा के आर्टिस्ट को ला सकते हैं ना, राइटर, पेंटर, डांसर, सिंगर। जी जी जी। तो बस मेरी शुभकामनाएं हैं, आप करते रहिए और हम पूरा हम लोग सहयोग भी देंगे आपको। फरवरी में हमारा नया शो लॉन्च हो रहा है जो द परफॉर्मर, उसमें यही है कि
जिनके अंदर कुछ टैलेंट है, दे कैन परफॉर्म वर्चुअली एंड शो। हम उस बारे में भी शो प्लान कर रहे हैं। तो सर आप लोगों की ब्लेसिंग्स और गुड विशेस की वजह से ही पहुंचे हैं यहाँ तक। ऑलवेज देयर, बिल्कुल। सर आप देखिए जाते जाते कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस से? आप पूछिए तो बताऊं, कहने को तो बहुत कुछ है, कितना टाइम परमिट करता है वो हिसाब से। सर टाइम के हिसाब यदि से देखिए अभी एक तो आर्ट पे थोड़ी सी हम लोग लाइट डालें हैं, तो कला क्या है। तो कला जो है एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, और लाइफ के हर स्ट्रीम में कला का यूज होता है। और कला समाज का एक आईना है। अभी तक जैसे हम लोग उसको नेग्लेक्ट करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं भाई दूसरी चीजें करो या नो आर्टिस्ट मत बनो वगैरह, तो कला के बिना जीवन भी जो है वो थोड़ा सा नीरस हो सकता है। एक्चुअली जैसे आप आपके सामने समझिए, आप खाना है, बेस्वाद खाना है तो भी उससे पेट आपका भर जाएगा। लेकिन यदि खाना टेस्टी है और खाने के साथ में स्वीट डिश भी है, तो खाने का मजा आ जाता है। तो वैसे ही कला है कि भाई कला का जिंदगी में बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान है, और ये हमारे समाज का आईना भी है। हमें एक धरोहर है, हमारे इतिहास की जानकारी देता है, जिससे हम लोग आज रचते हैं और हम लोग फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा वगैरह जो संस्कृति मिली और उससे जो हमने जाना सीखा, वो कला की, उनकी कला ही थी जिसके ऊपर आज का जो आज की जो दुनिया है वो टिकी हुई है। ये सारी चीजें हैं। अब कला को हम लोग बहुत से अलग अलग ढंग से, कोई तो खाली मतलब ब्यूटीफुल आई कैची पीसेस बनाते हैं, कोई वॉल डेकोरेट करने के लिए बनाते हैं। अभी आर्ट में भी जैसे आर्टिस्ट की बात की जाए तो बहुत से लोग ये नहीं जानते कि उसमें भी कैटेगरीज होती हैं, कि एक पेंटर होता है, आर्टिस्ट होता है, आर्टिसन होता है। ये सब अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं। कोई लैंडस्केप वगैरह पेंट करते हैं तो वो ठीक है। अब जो आर्ट है, ये आर्ट एक इंस्ट्रूमेंट, एक टूल है जिसको आप यूज करके एक समाज में क्रांति ला सकते हो। इस माध्यम से आप समाज को एक मैसेज दे सकते हो। उनके मनों को आप हिला के रख सकते हो, उन्हें कुछ करने के लिए आप प्रेरित कर सकते हो। नहीं नो कुछ गलत हो रहा है और वी मस्ट डू समथिंग अबाउट इट। तो जैसे मैं सोशल इश्यू से जुड़े हुए काम सब्जेक्ट से काम करता हूँ। मैं स्पिरिचुअल थीम्स पे भी काम करता हूँ। मैंने बुद्धा और गणेशा सीरीज पे भी बहुत कुछ काम किया हुआ है, एक्सटेंसिवली काम किया हुआ है। लेकिन मेरा सोशल इश्यूज पे ज्यादा ये रहा है। तो मैं कुछ पेंटिंग के एग्जांपल देना चाहूंगा जी। और हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम लोग बात करके उसको डिस्क्राइब करेंगे, दिखाएंगे नहीं। क्योंकि मैं मानता हूँ कि एक पेंटिंग जो है वो 1000 शब्दों से ज्यादा पावरफुल होती है। तो जब पेंटिंग सामने है उस समय में मैं पेंटिंग को डिस्क्राइब करना अवॉइड करता हूँ। क्योंकि जब आपने पेंट किया है तो उसको आपको जो कुछ भी बोलना है आप उसमें पूरा बोल डालिए, फिर सामने वाले पे छोड़ दीजिए, उससे इंटरप्रेट करना है। जैसे एग्जाम में हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है तो हमें उसका क्वेश्चन का आंसर वहां पे लिखना होता है, जो भी कुछ लिखना होता है हम वही लिखते हैं। हमें दूसरा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता कि भाई जाके एग्जामिनर को समझाओ भैया मुझे ये बोलना था, ये क्वेश्चन है ना, मेरा मतलब ये था। Whatever you have to say, you have to say. So when you're painting, आपको जो कुछ भी बोलना है आप वहां पे बोल दीजिए। Your work should be self-explanatory. वो खुद अपनी कहानी बयां करना चाहिए और सामने वाले तक पहुंचना चाहिए। और जब सामने वाला अपने आप को उससे कनेक्ट करता है तब आपका काम सक्सेसफुल हो गया। तो इस ढंग से काम होना चाहिए। तो मैं आज जो हम लोग अनमाइंडफुल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या हम लोग पूरा आरसीसी से पेविंग करे डाल रहे हैं दुनिया को, तो अर्थ का भी एक इकोसिस्टम है, कहीं ना कहीं तो वॉमिट करेगा। आज ये सारी जो चीजें हो रही हैं, तो मैंने इस पे एक मेल्टिंग स्काई करके पेंटिंग बनाई है। जहाँ पे कि हम लोग अपने, जैसे हम लोग धरती को अपनी माता कहते हैं, क्योंकि वो एक इकोसिस्टम है। उससे झाड़ वनस्पतियों का जन्म होता है, उससे प्राणी पौधे सब उससे जीवित रहते हैं, वो वर्षा को आकर्षित करते हैं, फिर एक साइकिल चलते रहता है। तो हम लोग इसमें कहीं ना कहीं हम लोग इसमें ऑब्स्टेकल्स ला रहे हैं।
तो Right. मदर अर्थ जो है वो चित्कार रही है इस ढंग के सब्जेक्ट से। तो ये ऐसे जो आप यदि विजुअल्स बनाते हैं कि लोगों को सोचने में मजबूर करते हैं। Awareness. अभी निर्भया कांड या उस टाइप के बहुत सारे जो ये अपने रेप केसेस वगैरह हुए हैं हमारे यहाँ पे, तो उस पे मैंने एक पेंटिंग बनाई कि आधे कैनवास में ऊपर एक बच्ची है, छोटी बच्ची है, 2 चोटियां हैं उसकी, और उसकी आंखों में काफी सपने हैं। लेकिन जो नीचे का आधा कैनवास है मेरा वो काफी विभत्स टाइप का है, काला है या उसमें रक्तपात है, या वहां पे मैंने फीमेल जेनिटल के वाइजाइना के सिंबॉलिक एब्स्ट्रैक्ट पिक्चराइजेशन किया है, जहां से पूरा जैसे कि लाल रंग जो ब्लड को सिंबलाइज कर रहा है कि उस बच्ची की मन में क्या चीजें थी, आगे उसकी क्या सोच थी, जिंदगी है, क्या करना क्या बनना है, और कुछ बहुत सी दरिंदों ने उसको अपनी हवस का शिकार बनाया। तो आपके हाथ में एक कला है, तो इसको यूज करके आप क्यों नहीं लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। राइट। मेरी एक पेंटिंग है जहाँ पे कि आपको कुएं की दीवार दिखाई पड़ेगी, बहुत बड़ी, बड़ा सा कुआं है लेकिन पानी एकदम रसातल में बहुत थोड़ा सा पानी है, और इस कुएं में बहुत सी रस्सियां लटकी हुई हैं। ओके। और उन रस्सियों में मैंने स्टील या एल्युमिनियम की बकेट भी नहीं डाली है, उसमें मैंने प्लास्टिक के जेरी कैंस वगैरह, इसे होता है ना आदमी गरीब आदमी रीयूज करता है, वही पेंट के डब्बे हैं, तो उसमें पॉवर्टी भी दिखाना, मुझे ये दिखाना है कि भाई हमारे रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं और पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है। तो ये जो इम्बैलेंस है कि भाई इतने सारे डब्बे हैं कुएं में लेकिन उनके लिए सफिशिएंट पानी नहीं है, तो हमें अब भी जागना है कि हमें कुछ करना है ना, इन चीजों पे वेस्टेज पे कंट्रोल करना है। आज जब हम लोग सस्टेनेबल गोल की बात करते हैं तो इसमें जो 17 पॉइंट्स है तो क्या है कि भाई रिवर को बचाओ या वेस्टेज कम करो, रिसाइकल करो। आप 250 ml की बिस्लेरी की पानी की बोतल लेते हो और आप फेंकते हो, उसके बदले में इफ यू कैरी अ 2 लीटर बॉटल, आप वो वेस्टेज नहीं करो, घर से लेके निकलो, या रास्ते पे कचरा फेंकने के बदले में आप उसको अपने बैग में रख लो, घर पे आकर कहीं डिस्कार्ड करो। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो कि हम लोग इस ढंग से हमारे माध्यम को यूटिलाइज करके समाज के लिए उपयोगी बना सकते हैं और करना चाहिए। तो हमें ऐसा कोई ये नहीं था गुरु मेंटर, तो पूरी दुनिया ही हमारे लिए एक गुरु है जिससे सीखने मिलता है। फिर हमारे फ्रेंड सर्कल हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है गायत्री मावरू जी, वो बहुत उम्दा पेंटर ही हैं, उसके अलावा वो राइटर भी हैं। तो हम लोग बहुत से सब्जेक्ट्स पे हम लोग कभी डिस्कशन करते हैं कि भाई ये इश्यूज हैं तो क्या किया जाना चाहिए, और हर आर्टिस्ट अपने हिसाब से उसके ऊपर अपने सोच को रखता है। गायत्री जी अक्सर मुझे टाइटल वगैरह, अभी जो मैंने पेंटिंग की बात की उसको उन्होंने ही टाइटल दिया था, उन्होंने उसको टाइटल दिया था अ बडिंग फ्लावर क्रस्ट। सो नो इट वाज अ वेरी टची थिंग। ऐसे मेरी एक पेंटिंग थी जिसमें कि हमने ये रखा था कि इफ विशेस वर हॉर्सेस द बेगर्स वुड राइड। अब इसमें मैंने दिखाया था कि एक चील है, बाज है, जो बहुत ही पावरफुल पंछी होता है और वो प्यासा है। अब पीछे एक फेंस दीवार के ऊपर एक पानी की बूंद है लेकिन बीच में बार्ब्ड वायर है। तो ये चाहत और हकीकत के बीच का फर्क है। कभी कभी ये फर्क इतना बड़ा होता है कि आप कितने भी शक्तिशाली हो तो ये जो बाज है उस एक पानी की बूंद के पे नहीं पहुंच पा रहा है ना। तो हम लोग अपने माध्यम को यूज करके क्यों नहीं इन इश्यूज को सामने ला सकते हैं। अभी वुमन एम्पावरमेंट पे काम करना है, ये बहुत से सोशल इश्यूज हैं। डे टू डे लाइफ में आप देखने जाएंगे तो इश्यूज का एंड नहीं है। तो मैं वर्ल्ड पीस वर्ल्ड ब्रदरहुड और पीस एम्बेसडर हूँ, तो मेरे कामों में हर चीजों का एक असॉर्टमेंट दिखाई पड़ेगा आपको कि सोशल अवेयरनेस के बारे में मैंने देखा है कि आप काफी वर्क करते हैं जी। तो ये जो आपने कहा ये बहुत अच्छी बात है कि
आर्टिस्ट अपनी ये टैलेंट को यूज करके थोड़ा एक जागरूकता फैला सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, मतलब होता है ना 90 में से अगर 9 जनों को भी असर हुआ तो भी काफी हाँ। डिफरेंस हो जाता है। देखिए मैं जो कह रहा था कि हम लोग जो काम करते हैं, ये एक आदमी को भी मदद करे, राइट। इसका मतलब क्या होगा, एक आधी दुनिया बाकी की आधी दुनिया को मदद करेगी तो दुनिया स्वर्ग बन जाएगी, बहुत अच्छी जगह हो जाएगी। तो करें हर आदमी इनिशिएटिव, तो हमें ये करना है कि लोगों में ये फीलिंग पैदा करनी है, उन्हें ये चीज लानी है कि भैया करो, आगे बढ़ो और कुछ न कुछ तो करो। देखिए बहुत बड़ा सागर होता है, लेकिन एक एक ड्रॉप भी मतलब करती है ना, तो अपना छोटा सा ही कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं हो, जो भी हो सकता है आपसे आप करो ना, इट मैटर्स अ लॉट। तो मैं कहूंगी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे शो पर आकर इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर करने के लिए। एंड आई एम श्योर ऑडियंस ने भी बहुत ही पसंद किया होगा ये। तो मैं चाहूंगी जरूर हम फिर से एक बार जाके, आपका जो एक्सपीरियंस है ऐसे लगता है कि एक बार फिर से आपसे मिलना चाहिए। नहीं, तो फिर एग्जैक्टली मैं से वही एक बार कहने चाह जरूर रहा था मिले। कि बहुत कुछ चीजें हैं बात करने की, जैसे कि अभी आर्ट के बारे में था, या जो नवोदित कलाकार हैं उनको गाइड करने की बातें, बहुत कुछ चीजें हैं जो हमें लोगों से शेयर करनी चाहिए। तो बस आप मौका दें, और आपने इस शो में बुलाया उसके लिए बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे भी बताएं बहुत अच्छा और लगा भी सर। कुछ भी है जानना चाहते हैं, टाइम है तो शेयर करें हम। टाइम की पाबंदी नहीं है तो कि मैं एक बार वापस आपको हम अपने शो के साथ जरूर जोड़ेंगे, ताकि और भी काफी बातें हो सके, जी बिल्कुल। और आपका एक्सपीरियंस, आपका पैशन हम तक और भी शेयर हो सके। तो आज के एपिसोड के लिए यहीं पर एंड करते हैं सर। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी, थैंक यू सो मच।